हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। खबरें आज बहुत कम है, लेकिन लास्ट में एक फूड फॉर थॉट देके जाऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। खबर इंपॉर्टेंट ये है, जो आपको समझने वाली बात ये है कि देखो, ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ फंड था, वो सबसे बड़ा हो गया है। मतलब सब ज़ीरो से शुरू हुआ था और उसने ग्रेस्केल को ओवरटेक कर लिया है। आप सोचोगे ब्लैक रॉक जो है वो $20 बिलियन का फंड हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन ईटीएफ फंड। सोचा भी नहीं था कि कहाँ ग्रेस्केल को इतनी जल्दी वो टेक ओवर कर लेगा। मतलब अगर आप इस वाली शीट में देखो कि ये तो ज़ीरो से शुरू हुआ था, ये ग्रीन वाला ब्लैक रॉक है और ये आज देखो कि इसने ग्रेस्केल को ओवरटेक कर लिया है। ग्रेस्केल के अंदर से फंड्स हमेशा निकलते रहे और बिटकॉइन जो ब्लैक रॉक है उसके अंदर डलते रहे। तो आज आप देखो कि ब्लैक रॉक है सरपास्ड ग्रेस्केल। तो एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। और यहाँ पे ग्रेस्केल ने एक सर्वे किया है जिसके अंदर ये पाया गया है कि 47% जो वोटर्स हैं, वो क्रिप्टो का कहीं न कहीं वॉलेट यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं। तो क्रिप्टो को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है वहाँ के वोटर्स। तो ये ग्रेस्केल का एक सर्वे, इंटरनल सर्वे है, जिसमें 47% आप ये देख सकते हो, 47% अमेरिकन वोटर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड क्रिप्टो एज़ अ पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो। क्रिप्टो अवेयर जहाँ पे जनता होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को ये कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करेगी। अ और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लैक रॉक सिर्फ बिटकॉइन का ईटीएफ नहीं है। ब्लैक रॉक एक पोर्टफोलियो दिखता है जिसमें 7 से 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ उसके पास फंड्स हैं। अब ब्लैक रॉक ने ये भी करना शुरू कर दिया, जो उसके बाकी फंड्स हैं उनको बोला है कि भाई बिटकॉइन का ईटीएफ खरीदना शुरू करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 फंड्स हैं जहाँ पे ये पाया गया कि जो ब्लैक रॉक मैनेज करता है, ब्लैक रॉक ने उन फंड्स को बोला है कि बिटकॉइन का ईटीएफ भी बाय करना शुरू करो। तो ब्लैक रॉक के अंदर अब ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन का ईटीएफ फंड है, उसके अंदर जो बाकी फंड्स हैं, उनके पैसे आना शुरू हो जाएँगे। इसको आप इस तरीके से समझो। अ, जापान में एक कंपनी है, उसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन थे। उसने दोबारा से 1.2 बिलियन येन, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली $7.7 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन फिर खरीद लिए। तो 250 मिलियन येन जो है वो बिटकॉइन के अंदर जापान की कंपनी ने, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसने ये वहाँ पे बाय किया। तो सिर्फ यूएस में कंपनीज़ बाय नहीं कर रही बिटकॉइन को, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ जापान में भी ये चीज़ शुरू हो गई है। एक कंपनी थी यूएस के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। उसने बिटकॉइन जो है वो अनाउंस किया कि वो बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। 581 बिटकॉइन उन्होंने बाय किए 40 मिलियन यूएस डॉलर पे। सिमिलर साइंटिफिक कंपनी का नाम था। उसका शेयर 27% से पंप कर गया। और बिटकॉइन और ईथर की जो ईटीएफ मार्केट है, ये 450 बिलियन यूएस डॉलर की हो सकती है। ये बर्नस्टीन का एक प्रेडिक्शन है। क्रिप्टो ईटीएफ्स के अंदर जो है 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्लो हो सकता है अगले 2 सालों के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो ईटीएफ्स के लिए, बिटकॉइन की ईटीएफ के लिए और इथेरियम के ईटीएफ के लिए। ओके, तो जाते-जाते मैं एक आपको फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ। फूड फॉर थॉट ये है कि आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो आउट ऑफ रीच होती चली जा रही हैं, और प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट आपको पता है कि 1900, मतलब जब जब ये गोल्ड स्टैंडर्ड था, जब पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलती थी, तो पहले रियल एस्टेट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती थी। रियल एस्टेट कोई हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन नहीं माने जाते थे। ये नहीं कहा जाता था रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करो। जैसे गोल्ड, जब गोल्ड स्टैंडर्ड पे जब इकोनॉमीज़ चला करती थी, तो क्योंकि गोल्ड अप्रिशिएट करता था, साउंड मनी के ऊपर इकोनॉमीज़ बेस्ड थी, तो मनी डिप्रिशिएट नहीं करती थी। डिप्रिशिएट मनी कैसे करती है, डीवैल्यू कैसे करती है? जब आप एक्सेस मनी को प्रिंट करते हो, राइट? तो पहले जब, क्योंकि अब गोल्ड स्टैंडर्ड पे आप एक्स्ट्रा मनी प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जितना गोल्ड है उतनी ही मनी आप प्रिंट करते थे। तो मनी डीवैल्यू नहीं करती थी, डीबेस नहीं करती थी। तो लोगों को ये घबराहट नहीं होती थी कि उनकी जो मनी है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, राइट? तो वो उतनी ही चीज़ों की डिमांड करते थे रियल एस्टेट में। अगर वो रियल एस्टेट की डिमांड करते थे, तो वो सिर्फ़ अपने शेल्टर के लिए, ज़रूरत के लिए डिमांड करते थे। एक्स्ट्रा हाउसेज़ की डिमांड नहीं होती थी, या एक्स्ट्रा रियल एस्टेट या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ की डिमांड नहीं होती थी, बिकॉज़ खुद की जो वैल्यू है, प्राइस है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो डीवैल्यू नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही 1971 के बाद जब गोल्ड स्टैंडर्ड से हम फियाट स्टैंडर्ड में आए, तो उसके बाद से, क्योंकि जो मनी है वो डीवैल्यू होने लगी, डिबेस होने लगी, अपनी वैल्यू को खो देती है, राइट? विद एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग। तो लोगों को लगा कि यार हमें अपनी जो सेविंग्स है वो एक्जिस्टिंग मनी में तो रख नहीं सकते। नाउ दिस इज़ नॉट द राइट मनी।
तो उन्होंने फिगर आउट करना शुरू किया कि हम किस में इन्वेस्ट करें। यही कारण है कि जो रियल एस्टेट में उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, आदमी को एक घर के अलावा 4-4 घर वो रखता है। तो जब 4-4 घर वो रखता है और क्योंकि उसको जो रिच के लिए जो आदमी रिच होता है, जो आदमी अमीर होता है, उसके लिए बैंकिंग का एक्सेस होता है, तो वो और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है बिकॉज़ वो बैंक जाता है, लोन लेता है, घर लेता है, बैंक जाता है, लोन लेता है, घर लेता है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, वो क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी अल्टरनेटिव बन के निकला, तो जो लोग पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते थे, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज़ रियल एस्टेट जो है वो जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हेज माना जाता है। रियल एस्टेट ही नहीं, अगर आप इसको स्टॉक्स को भी देखो, तो स्टॉक्स में भी जो बढ़ोतरी होती है, जो एक्स्पोनेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो मनी है, वो अपना काम जब सही से नहीं कर रही, जब वो डिवैल्यू हो रही है, तो लोग अल्टरनेटिव्स की तरफ भागते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या शुरू से रियल एस्टेट को एक बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता था? जो गोल्ड स्टैंडर्ड में माना जाता था? नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड में उतनी ही प्रॉपर्टी की डिमांड होती थी जितनी ज़रूरत है, क्योंकि मनी अपनी वैल्यू खो ही नहीं रही है, तो लोगों को ये लगता था कि हम फ्यूचर में भी प्रॉपर्टी को बाय कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि मनी अपनी वैल्यू इतनी तेज़ी से खो रही है, आपने कई घरों में ये कहते हुए सुना होगा कि यार आज घर ले लो, कल पता नहीं हम इतना महँगा घर ले पाएँगे कि नहीं। इतना महँगा का बात ये है कि क्योंकि मनी अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा है, तो घर जो है वो महँगे होते चले आ रहे हैं बिकॉज़ एक्सेसिव डिमांड है, क्योंकि एक्सेसिव लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ मनी अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है आपको शायद समझ में भी ना आए कि क्या बात है, लेकिन फैक्ट यही है कि क्योंकि मनी अपनी वैल्यू को होल्ड नहीं कर रही, तो रियल एस्टेट्स एक बहुत एक्स्पोनेंशियल तरीके से बढ़ रहे हैं। पहले भी स्टॉक मार्केट्स नहीं होती थी। स्टॉक मार्केट्स को भी अगर आप देखो तो ये बलून की तरह फूलती जा रही हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि अपनी वैल्यूएशन से कई गुना ज़्यादा वैल्यूड वो लगती हैं कंपनीज़, क्योंकि लोगों को लगता है कि भई अगर मुझे मनी को पार्क करना है, ग्रो करना है, तो वो स्टॉक्स के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर करूँगा तो ही ग्रो करेगा। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस डीपर अंडरस्टैंडिंग का आपको समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कैसा लगा आपके थॉट? उसको प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।